अच्छा, ये क्वेश्चन देख लें, इसको थोड़ा सा डिस्कस करके फिर आगे चलते हैं। बैजर पब्लिक कंपनी, अ manufacturer of a car accessories is considering a new product line. न्यू प्रोडक्ट लाइन का मतलब है एक नई प्रोडक्ट तैयार करना। This project commenced at the start of the next year and run for 4 years. DP next year and is, वो कहता है जो उसका अगला साल है ना, वो है दिसंबर 2012। The following information relates to the project a feasibility study. याद रखिए मैंने आपको बताया था इसके नाम क्या क्या आ सकते हैं, सर्वे कॉस्ट हो, फिजिबिलिटी हो या ड्यू डिलीजेंस हो। ये हमेशा ही रेलिवेंट हो, चाहे इसकी पेमेंट जब मर्जी हो रही हो, ये भी नहीं कंसीडर करना, इसकी पेमेंट को भी कंसीडर नहीं करना। आगे लिखो 8 million was completed earlier this year but will not be paid until March 13। ये चीज धोखा थी। आपको ऐसा लगेगा कि क्योंकि हम कैश फ्लो देख रहे हैं तो कैश फ्लो भी रेलिवेंट देखना होता है, तो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो हमेशा होती ही रेलिवेंट है। हमने कैश, नो डाउट कैश फ्लो देखना होता है, फ्यूचर कैश फ्लो ही देखना होता है, बट साथ रेलिवेंट फ्यूचर कैश फ्लो देख, तो ये हमेशा इरेलीवेंट होता है, तो इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। द स्टडी इंडिकेटेड दैट प्रोजेक्ट वाज टेक्निकली वाइबल। अच्छा, ये चीज कैसे बनती है, ये आप लोगों के यहां तक का जो केस है ये आपके चैप्टर नंबर 8 और 7 और 8 है। चैप्टर नंबर 7 और 8 हम जब पढ़ेंगे वहां पर हमें थ्योरेटिकल चीजें देखनी पड़ती हैं। हमारे कंपेटिटर कौन कौन है, नया बंदा कौन मार्केट में आ सकता है, हमारे सप्लायर कौन से हैं, हमारे कस्टमर कौन से हैं, ये सारी चीजें भी पहले देखनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट कौन सी अप्लाई, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है हमारे प्रोडक्ट जैसे बिजनेस के ऊपर। तो बेसिकली ये सारा जो हमारा एमएफए है ना, जो पहले 9 चैप्टर है ये थ्योरेटिकल फिजिबिलिटी देखी जाती है, और जो उसके अगले चैप्टर है वो न्यूमेरिकली देखा जाता है। तो वो कहता है कि प्रोजेक्ट वाज टेक्निकल वाइबल, मतलब हमने अपने सप्लायर भी देख लिए हैं, अपने कस्टमर देख लिए हैं, अपने कंपेटिटर देख लिए हैं, गवर्नमेंट को देख लिया है, टैक्स की चीजें देख ली हैं, वो सारी हमारे फेवर में है। आगे वो कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कहता है इफ बैजर पब्लिक कंपनी प्रोसीड्स विद द प्रोजेक्ट इट वुड नीड टू बाय अ न्यू प्लांट कॉस्टिंग 180 मिलियन। देखिए उसने यहां पर उसने लिखा हुआ है एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब है इसी साल का एंड, एक ही बात है ना, एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर इसी साल का एंड होता है। जैसे यहां पर उसने लिखा हुआ है ना 2013, ये 2013 का एंड है, तो 2013 का स्टार्ट क्या होगा 2012। तो यहां पर वैसे भी उसने डेट लिख दिया दिसंबर 2012। अब जब हमने इसका यहां पर साल लिखने हैं तो हमारा साल शुरू होगा 2012 से, फिर 2013, 2014, 2015 और 2016। और ओरिजिनली अगर आप देखें तो ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। क्योंकि उसने 4 साल गए हैं ना, इसमें भी वो धोखा दे जाता है कुछ बच्चों को कि जैसे उसने 4 साल गए हैं तो ये लग रहा होता है 5 साल। ईयर 0 हमारे साल का स्टार्ट होता है, तो वो 4 अगर साल है तो आपके टोटल 5 कॉलम बन रहे होते हैं। नेक्स्ट आ गया, दूसरी बात उसने कहा था कि प्रोजेक्ट के लिए नया प्लांट की जरूरत है 180 मिलियन का, टू बी पेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है 2012। इट इज एस्टिमेटेड दैट न्यू प्लांट एंड मशीन वुड बी सोल्ड फॉर ₹25 मिलियन एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। 180 मिलियन हमारा यहां पर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आउटफ्लो, और 25 मिलियन हमारा हो जाएगा इनफ्लो। उसके बाद वो कहते हैं इफ बैजर अंडरटेक्स द प्रोजेक्ट इट विल सेल एट एग्जिस्टिंग मशीन एट कैश एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एट द रेट 2 मिलियन। दिस मशीन हैड बीन scheduled एट द एंड ऑफ 2016 फॉर ₹1 मिलियन। कहता है हमारे पास एक पुरानी मशीन थी जिसका प्लान था 2016 के एंड पे बेच देंगे, लेकिन वो हम अभी बेच रहे हैं नए प्रोजेक्ट की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि
नए प्रोजेक्ट की वजह से आज जो हमारा 2 मिलियन नहीं आना था वो आ गया, और जो 2016 में बेचना था क्या अब भी आएगा? तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा यहां पर 2 मिलियन इनफ्लो है और यहां 1 मिलियन आउटफ्लो। इस प्रोजेक्ट की वजह से 2016 वाला इनफ्लो 1 मिलियन चला गया और वो कहां पर हो गया आज, तो 2 मिलियन हमारा इनफ्लो हो गया और 1 मिलियन हमारा आउटफ्लो हो गया। उसके बाद मार्केट रिसर्च, ये थोड़ी सी छोटी सी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही होगा कि 11 मिलियन, अब 11 मिलियन ये तो है 2012 के अंदर, हमारा साल 2013 से शुरू हो रहा है। आप कहें सर ये 2012 तो है, ये 2012 नहीं है, ये 1113 है, ये दिसंबर 2012 नहीं है, बेसिकली क्या है ये 1113 है। तो आपका जो 2012 में मार्केट का शेयर था 1100, हर साल 2% बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, 1100 का सिंपल से वर्किंग कर लेते हैं। 1100 का 1.02 लिया तो कितना आया, 11, फिर इसका 1.02 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11, 44, फिर 1.02 से मल्टीप्लाई किया, 1167, फिर अब इसका 7%, इसका 9%, इन दोनों का 15% लेंगे और वो हमारे पास इनफ्लो आ जाए। ये बात तो समझ लगे, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। यहां पर था परचेजेस एंड पेएबल एट द एंड ऑफ द एंड। जब भी आपके पास ऐसा सवाल आ जाए, हमने तो परचेजेस भी है और पेएबल भी है, इसका मतलब है ये जो 40 मिलियन है ये सारा पेड नहीं है, हमने तो कैश फ्लो लेना है ना, बजटिंग हमने पढ़ी हुई है, लेजर बनाना हमें आता है। हमने क्या करना है, ये वर्किंग कर रहा हूं, ये यहां पर नहीं लिख रहा, वर्किंग नंबर 1, ईयर यहां पर मैं लिख लेता हूं 13, 14, 15 और 16। क्या फार्मूला हमारे पास है, ब्रॉड और प्लस कैश परचेजेज, या हमने कैश पेड फाइंड करना है, कैश पेड फाइंड करना है, बताएं जरा। परचेजेस में ब्रॉड ऑन प्लस हो जाएगा और कैरिड ऑन माइनस हो जाएगा। परचेज हमारी कितनी है 40, ब्रॉड ऑन है नहीं है क्योंकि पहला साल है, कैरिड ऑन कितना है 32, फिर अगले साल कितनी परचेजेस हैं 50, ब्रॉड ऑन है क्योंकि जो पिछले साल का कैरिड ऑन है वो अगले साल का ब्रॉड ऑन है, और कैरिड ऑन कितना है अगले साल का, कितना आ गया 40, ये कैश पेड आ रहा है आपके पास। फिर 15 की परचेजेस कितनी है 58, ब्रॉड ऑन उसका 10 आ गया और कैरिड ऑन 11, कितना आ गया। फिर हमारे पास अगले साल की परचेज कितनी है 50, 62, ब्रॉड ऑन कितना है 11। यहां पर एक मैंने आपको बताया कोई भी वर्किंग कैपिटल है, आगे नहीं जाना प्रोजेक्ट के आगे, कोई भी वर्किंग कैपिटल है तो ये पेएबल वर्किंग कैपिटल में आता है, कोई भी वर्किंग कैपिटल हो कभी भी अगर उसका एंड में कोई कैरिड ऑन बच जाए वो आपने एंड वाला कैरिड ऑन जीरो ही समझना है, कोई रिसीवेबल हो या कोई पेएबल हो, कैरिड ऑन अगर हो भी सही तो भी जीरो, तो आपका इसको समझो जीरो, है भी सही तो नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि हमें वर्किंग कैपिटल में हर हाल में प्रोजेक्ट के एंड में रिकवरी करनी होती है। तो कितना आ गया, ये आप चीज देख लें, और ये शायद आप लोगों के लिए थोड़ी नई तो नहीं है लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसको गलत भी किया, हाँ हो सकता है उन्होंने सॉल्यूशन से मैच करने की कोशिश की हो तो ये इस चीज की समझ ना आई हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसमें होता ये है कि देखिए आपका कैरिड ऑन पड़ा तो होगा, 12 पड़ा तो है, लेकिन आपने नील करना होता है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, चाहे रिसीवेबल हो चाहे पेएबल हो चाहे इन्वेंट्री हो,
तो इसलिए आपने इसका जो कैरी डाउन है ना वो 0 लेना, ठीक है। और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखें, या ये बात पेपर में भी अभी तक तो नहीं है डिस्कस हुई, लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन के अंदर डिस्कस हुई है। तो ये आपके आउटफ्लो हैं, ये सारे आपके ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 के आउटफ्लो आ। उसके बाद पेएबल टू सब कॉन्ट्रैक्टर एज इट इज आ जाएगा। फिर वो कहता है कि फिक्स्ड ओवरहेड टोटल फॉर दिस विद न्यू लाइन और विदाउट न्यू लाइन। ये भी अच्छी बात है। विद न्यू लाइन का मतलब है नई प्रोडक्ट जब आपने स्टार्ट की तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गए 133 मिलियन। कहता है जब उसके बगैर करते थे तो 120 मिलियन फिक्स्ड कॉस्ट आती थी। तो इसका मतलब है 13 मिलियन इस प्रोजेक्ट की वजह से आ रही है, तो हम सिर्फ 13 मिलियन ले। अगले साल भी बिल्कुल ऐसा ही है, 100 मिलियन जब नई प्रोडक्ट लाइन नहीं थी और नई प्रोडक्ट लाइन के साथ 110 है, तो रेलिवेंट क्या हुआ 110। फिर 90 टू 99 और फिर 80 टू 90। तो सिर्फ जो डिफरेंस है वो रेलिवेंट हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। यहां पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है लेबर कॉस्ट में, बाकी आसान है। एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एम्प्लॉय करंटली वर्किंग इन अनदर डिपार्टमेंट would be transferred to work on the new product line. These employees currently earned 3.6 million. वो जो करंटली अर्न करते हैं ना, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो जितना मर्जी कमा रहे। An employee currently earning rupees 2 million would be promoted to work on the new line at a salary of 3 million per annum. A new employee would be recruited to fill the vacated position. अब ये सवाल है, कहता है जनाब एक पोजीशन है जहां पर 2 मिलियन कमाया जा रहा है, लेकिन अब उस जगह पे जो नया बंदा आएगा उसको कितने पैसे दिए जाएंगे 3 मिलियन, और ये एक खाली पोजीशन है जिसको फिल करना है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि पहले 2 मिलियन है अब 3 मिलियन होगा तो 1 मिलियन रेलिवेंट है। ऐसी बात ही नहीं कर रहा वो कहता है कि ये एक खाली पोजीशन है, इसको आपने फिल करना है। आपने ये बंदा नहीं कि आपका ये अपना ही बंदा आप उधर लेकर आ रहे हो, वो एक नया बंदा है। खाली पोजीशन का मतलब ये होता है हमेशा नया बंदा आकर फिल करता है। हाँ, अगर वो दूसरा कोई बंदा लेकर आता है तो फिर उसका वो बताएगा आपको, कंट्रीब्यूशन लॉस भी उसका बताएगा। तो इसमें आपका 3 मिलियन सारे का सारा रेलिवेंट है और है भी हर साल। तो आपने चारों साल में 3-3 मिलियन आपका आउटफ्लो। फिर आगे वो कहता है as a direct result of introducing the new product line, employee in another department currently earning 4 million would have to be made redundant at the end of 13, और उसकी redundancy value है 6 million at the end of 14। ये बात पहले ही मैंने बताया और ये दूसरी दफा आ गया। जब भी जिस एम्प्लॉय को निकालेंगे ना, उसकी हमेशा जो रिडंडेंट कॉस्ट है ना, बस वही रेलिवेंट होती है। जब भी किसी एम्प्लॉय को निकालेंगे तो उसको जो रिडंडेंट कॉस्ट हम पे कर रहे होते हैं, रिडंडेंट का मतलब है जब निकाला जाता है तो कंपनी की पॉलिसी होती है कि भाई मैं किधर जाऊं। वो कहते हैं कि फिर 1 महीने की या 2 महीने की, या किसी की 2 सैलरीज होती है, किसी की 1 महीने की सैलरी होती है, वो साथ पे की जाती है ताकि अगला बंदा अपना 1 महीने या 2 महीने में अपना वो काम देख के फिर अपनी नई जॉब स्टार्ट कर सके। तो ये इसमें सिर्फ 6 मिलियन हमारा है, और वो भी कब है एट द एंड ऑफ 14। फिर इसमें जो मटीरियल इसका हो गया, ये 3 मिलियन सिर्फ रेलिवेंट है पूरे में हर साल, और ये 6 मिलियन है 2014 के एंड पे बस, बाकी सारी कहानियां थी। उसके बाद है मटेरियल कॉस्ट की तरफ चलते हैं। द कंपनी होल्ड स्टॉक मटेरियल एक्स। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, जब भी हमारे पास एग्जिस्टिंग मटेरियल पड़ा होगा उसकी स्क्रैप वैल्यू या जो भी रेलिवेंट कॉस्ट हमारे सामने आए वो हमेशा ईयर 0 पे होगी, ठीक है। जो भी हमारे, क्योंकि हमारे पास आज मैं एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि अच्छा ये मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है ना, या बिक सकता है या उसका अल्टरनेटिव यूज है, तो मैं कब देख रहा हूं ये सब आज। तो इसमें उसने लिखा हुआ है द कंपनी होल्ड स्टॉक एक्स जिसकी कॉस्ट 6.4 मिलियन है लास्ट ईयर, ये तो इररेलेवेंट है। देयर इज नो अदर यूज ऑफ दिस मटेरियल, उसका कोई इस्तेमाल भी नहीं है।
If it is not used, company would have to disposal it at a cost of rupees 2 million in 2013. This would occur early in 13. तो ये जीरो कह रहा है खुद ही, कहता अगर आप मटेरियल एक्स इस्तेमाल नहीं करते तो इट वुड हैव टू डिस्पोज एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 मिलियन। अगर हम अपने प्रोजेक्ट में स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, ये 2 मिलियन का हमारी कॉस्ट सेव हो जाएगी। तो ये 2 मिलियन हमारा इनफ्लो बनेगा या आउटफ्लो? इनफ्लो बनेगा, मतलब जो आउटफ्लो होना था वो बच गया। फिर कहता है मटेरियल Z इज आल्सो इन स्टॉक एंड विल बी यूज्ड ऑन द न्यू लाइन। It cost 3.5 million some years ago. The company has no other use but sell open market at the rate of rupees 3 million in early 2030. उसने खुद भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों वैल्यूज कहां पर आनी है, ये जो 2 मिलियन है ये आपका इनफ्लो है और ये जो 3 मिलियन है बेसिकली ये हालांकि है वो दूसरा इनफ्लो था और ये आउटफ्लो था, लेकिन क्योंकि हमने रेलिवेंट देखना है तो फिर ये बन गया हमारा इनफ्लो और ये बन गया आउटफ्लो। क्या था, अगर कुछ नहीं बताया तो ये रेंट समझा जाएगा, 10% है और बाकी चीजें उसने ठीक होगी बात। अब हम जा रहे हैं इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन जैसी सी बात है, आपने प्रोजेक्ट तो बना रहे हो तो वो तो आप बना रहे हो आज बैठ के और सोच रहे हो अगले 4-5 साल बाद, 4-5 साल की बातें। तो इसका मतलब यह है कि फिर इन्फ्लेशन का तो मसला आता है, महंगाई भी तो कम या ज्यादा होती है, मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, तो उसको भी कंसीडर किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जो इन्फ्लेशन हमने इस्तेमाल करनी है वो ईयर 0 से स्टार्ट करनी है, 1 पे भी लगानी है या नहीं लगानी, और 2 पे लगानी है या नहीं लगानी, यानी लगानी शुरू कहां से करनी है। इन्फ्लेशन लगाने का तरीके में सवाल पढ़ के सब बच्चों को यही मसला आता है कि सर कब शुरू करना। अब उसमें भी आई कैप भी कभी 0 से शुरू कर देता, कभी 1 से शुरू कर देता, कभी 2 से शुरू कर, तो हमें भी अगर समझ लग जाएगी तो ठीक है, वरना दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू करते। अब इन्फ्लेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है स्पेसिफिक और एक होती है जनरल। स्पेसिफिक फर्दर 2 टाइप की होती है, आइटम और ईयर्स। जनरल भी 2 टाइप की होती है, आइटम्स और ईयर्स। तो सबसे पहले हम बात करने लगे हैं स्पेसिफिक की। स्पेसिफिक का मतलब ये है, देखिए आपकी सेल में सिर्फ इजाफा होगा, कॉस्ट में इजाफा नहीं हो रहा, इसे कहते हैं स्पेसिफिक। या मशीन की कॉस्ट में इजाफा होगा, सेल और परचेज में कोई मसला नहीं आएगा, ये स्पेसिफिक है। या वो कहता है जनाब जो मटेरियल हम खरीदेंगे ना वो तो महंगा मिलेगा, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हम सेल नहीं बढ़ा पाएंगे, सेल पर प्राइस चेंज नहीं होगा, ये भी स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक का मतलब यह है कि या तो वो किसी आइटम के लिए बता दे या किसी स्पेसिफिक साल के लिए बता दे, मतलब वो खुद कह दे फलां वाला मटेरियल उस पर इस साल महंगी होगी चीज। तो अगर वो चीज को अलग कर दे या ईयर्स को अलग कर दे तो वो स्पेसिफिक हो, और मोस्ट ऑफ द केसेस वो साल को स्पेसिफाई नहीं करता, वो आइटम को स्पेसिफाई करता। जनरल फिर क्या होगा, सबके लिए 5% रेट है जी इन्फ्लेशन है 5%, आपने मशीन पर भी 5% लोगे, आप सेल पर भी 5% लोगे, आप कॉस्ट ऑफ सेल पर भी 5% लोगे, आप ओवरहेड के ऊपर भी 5% लोगे, मतलब तमाम लाइन आइटम्स के ऊपर 5% आएगा। ये होता है जर्नल इन्फ्लेशन। फिर दूसरी बात, क्या हर साल 5% है या पहले साल 5% है, अगले साल 7% है, उससे अगले साल 3% है। अगर हर साल की अलग अलग इन्फ्लेशन है तो वो कौन सी होगी, स्पेसिफिक। कौन सी होगी, स्पेसिफिक। और अगर एक ही इन्फ्लेशन है, वो कहता है जी 5% हर साल चीज बढ़ेगी, वो हो जाएगी जनरल।
तो आपके पास वो क्लियर बताता है, और कुछ नहीं बताएगा तो वो जनरल इन्फ्लेशन होगी। अगर कुछ भी नहीं बताएगा तो वो जनरल इन्फ्लेशन होगी। जैसे हम एक सवाल देखते हैं, हाँ बिल्कुल लगेगा। कभी कभी तो होती ही इन्फ्लेटेड अमाउंट है। इन्फ्लेशन का मतलब ये है, आपने सोचा कि 100 रुपया लगेगा मेरा खर्चा, वो तो आज लगेगा, अगले साल तो कीमतें चेंज होगी तो हो सकता है वो 100 रुपया ज्यादा लगे। जैसे सिंपल अगर हम बात करते हैं कि आप अपने सीए शुरू करने से पहले अपना प्रोजेक्ट बनाते हो कि इतनी मेरी फीस होगी और इतनी मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट है। अब ट्रैवलिंग कॉस्ट तो आपकी चेंज हो जाएगी, जैसे ही नया बजट आएगा पेट्रोल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी। हाँ जी, ये पीछे जनरल क्वेश्चन है कुछ। ये क्वेश्चन नंबर 11 पे है, जरा ये रिवीजन लेवल क्वेश्चन नहीं है, इससे पीछे पेज नंबर बन रहा है ये 152 152। लिखा हुआ है कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹150,000। कहता है वो इक्विपमेंट पे 1.5 लाख रुपया खर्चा करना चाह रहे हैं। द इक्विपमेंट would be used to make a product. The selling price of the product today price is ₹10। आज की कीमत में उसकी कीमत है 10 रुपए। एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वुड बी 6। लो जी, ये टुडे प्राइस किस दिन की प्राइस होती है? ईयर 0। ठीक होगी बात। कहता है कि द प्रोजेक्ट वुड हैव अ 4 ईयर लाइफ एंड द एक्सपेक्टेड, आपने कहा जी 20,000 यूनिट आप बेचोगे ईयर 1 में, 20, 40,000, 60,000 और 20,000। कहता है एट टुडे प्राइस इट इज एक्सपेक्टेड दैट इक्विपमेंट विल बी सोल्ड 10,000। कहता है आज के हिसाब से अगर देखा जाए ना कि तो 10,000 का बिक जाएगा। जो हमारा ये आपने एक 1.5 लाख का खरीदा है ना, कितने का बिक जाएगा? 10,000 का। देयर विल बी एडिशनल फिक्स्ड कैश ओवरहेड 50,000 ईच ईयर। हर साल 50,000 लगेगा, लेकिन किस कीमत पे? आज की कीमत पे। कहता कंपनी एक्सपेक्टेड प्राइस एंड कॉस्ट टू इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन एट द फॉलोइंग एनुअल रेट्स। कहता है सेल्स 5%, वेरिएबल कॉस्ट 8%, फिक्स कॉस्ट भी 8%, और इक्विपमेंट डिस्पोजल 6%, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपका 12%, और फाइंड क्या करना है? एनपीवी। अच्छा मुझे ये बताया, ये स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है या जनरल इन्फ्लेशन? हाँ, ये आइटम वाइज स्पेसिफिक है, टाइम वाइज जर्नल है। मतलब ये जो सेल है ये हर साल 5% बढ़ेगी, ठीक है। और ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये 8% है। तो आइटम के लिहाज से तो ये फिक्स स्पेसिफिक होगी ना, अलग अलग होगी, लेकिन जर्नल टाइम के लिहाज से ये जर्नल। तो सिंपल इस सवाल को हमने जब हल करना है, यहां पर हम ले लेते हैं ईयर्स। कितने साल हैं? 4 साल। 0, 1, 2, 3 और सेल्स। यूनिट लिख लेते हैं। पहले साल कितने यूनिट बेच रहे हो जी? 20, 40, 60 और फिर 20। 20,000, 40, 60,000 और फिर 20। सेलिंग प्राइस हाँ जी, क्या रेट है सेलिंग प्राइस? 10 रुपए। 10 रुपए किस दिन का रेट है? आज का। ये वर्किंग वाला पोर्शन है मेरा, और हर साल 5% बढ़ेगी, तो मल्टीप्लाइड बाय 1.05, मल्टीप्लाइड बाय
1.05 करो जरा 1.05 10 मल्टीप्लाई बाय 1.05 10.5 मल्टीप्लाई बाय 1.05 11.0 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 576 155 अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इनफ्लो आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई ना करने बैठ जाना, ये किससे, ये तो नहीं मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और डायरेक्ट तरीका भी है, क्या करते, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 की पावर 1, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 की पावर 2 और फिर 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 की पावर 3 और एट द एंड ऑफ द ईयर फिर 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 की पावर 4। बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला इन्फ्लेशन पे लगता है। बस प्रॉब्लम कहां पर आएगी, आप ये जो पावर है ना 1 2 3 4 ये बेस्ट पावर है। अगर वो कहता पहले साल यही कीमत रहेगी, अगले साल से बढ़ेगी, पहले अगर टुडे प्राइस ना कहता, वो कहता जी ये पहले साल की कीमत है, फिर यहां पर आना था 10, फिर यहां पर 0 आनी थी पावर, फिर 2 की जगह 1 आना था, फिर 3 की जगह 2 आना था। ये भी क्या रखना है, मेन मसला यही है इस सवाल के अंदर। अगर बच्चों को प्रॉब्लम आता है इन्फ्लेशन अप्लाई कहां से करने, तो अगर टुडे प्राइस का लफ्ज ना कहता और कहता है ये करंट ईयर की प्राइस है, फिर पहले साल इन्फ्लेशन नहीं लगेगी, अगले साल से इन्फ्लेशन लगना शुरू होगी और फिर पावर एक कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक होगी बात, ये यहां तक हमारा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, सेल हमारे पास हो गया। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है कितनी बताई हुई है, 6 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 6 रुपए। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ये वर्किंग में लिख दिया करेंगे और जो एंड पे लिखना है वो इकट्ठा जाकर लिख दिया करेंगे। टुडे प्राइस कितनी है, 6 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 1.08 6.48 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 6.998 7.56 और फिर इसको 1.08 से मल्टीप्लाई कर दो 8.16। अब क्या करोगे, इस प्राइस को 20, 40 और 60 और 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। पहले वाला जो हमने सर्कल लगाया यहां से हमारे पास सेल आएगी, इनफ्लो आएगा। अब हमारे पास क्या आएगा, आउटफ्लो। नेक्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट 8%। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी, 50,000। ये तो टुडे प्राइस के हिसाब से है और हर साल कितनी बढ़नी है, 8%। तो फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर 50,000 है, ये 50,000 तो हमारे लिए इररेलेवेंट है, ठीक है। हमारा है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 कितना आएगा, 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 5 मल्टीप्लाई बाय 1.08 6298 ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। ये जो कॉलम है ये सिर्फ बताने के लिए है, मेन हमारा ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 और ईयर 4। उसके बाद वो कहता है जो डिस्पोजल है ना, ये इंटरेस्टिंग है, 6% है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा फॉर्मेट अगर बनाऊं
तुम्हारे पास ये सॉल्यूशन मैं लिखने लगा हूं 0 1 2 3 4। सबसे पहले मैं सेल लिखूंगा और रेफरेंस दे दूंगा वर्किंग 1। पहले साल की सेल किसने फाइंड की है? 2,10,000। फिर 441 694 560 और ये जो भी है, ठीक है। फिर हम वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, पहले साल की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे साल की। फिर हम लिखेंगे फिक्स कॉस्ट, पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, चौथे साल की। फिर हम लिखेंगे इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कितने का था? 1,50,000। ये 0 पे आएगा, क्योंकि जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो आज ही करनी है। आज इक्विपमेंट खरीदेंगे तो ईयर 1 पे इनफ्लो आएगा। यहां पर बताओ कितना लिखेंगे? 6% कॉस्ट बढ़ेगी जी। 10,000 उसकी डिस्पोजल वैल्यू थी टुडे प्राइस पे, तो बताएं कितनी वैल्यू लिखूं? कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताएं। अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताएं। 10,000 उसकी डिस्पोजल वैल्यू आज के हिसाब से, 50 साल बाद हमने बेचना है, 6% इन्फ्लेशन रेट है। $10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.06 की पावर 4, क्योंकि इसको सिर्फ 1.06 से नहीं मल्टीप्लाई कर देना, एनुअल है ये। कितना आ गया? 62 यहाँ इनफ्लो। फिर आगे तो एनपीवी फाइंड करना है या आईआरआर फाइंड करना है, वो आप अगला मसला। तो एक तो ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है। और एक क्वेश्चन आप यहां से कर लेना, ये बे बैक वाला, बे बैक, ये 5वां सवाल कर लेना। और इसके बाद ना हमारा एक ही कॉन्सेप्ट रह गया बस। क्वेश्चन है बहुत बड़े बड़े, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है टैक्स का। टैक्स इफेक्ट हमने लेना है, और उसके बाद उन्हीं की प्रैक्टिस और अंग्रेजी की कुछ हमने खुद हिंट बनाने हैं, वो प्रैक्टिस से बनेंगे। तो इसके बाद समझो कि हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, तो ये मंडे का लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा।